थ्योरी ऑफ कॉस्ट, ठीक है, थ्योरी ऑफ कॉस्ट करना है हमें. अच्छा, व्हाट इज दिस चैप्टर ऑल अबाउट? दिस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है. थ्योरी ऑफ कॉस्ट इज अ चैप्टर विच विल टेल अस डिटेल्स रिगार्डिंग विच एक्सपेंसेस are important and what are the criterias of expenses to be considered as production expenses by a manufacturer. यहाँ पे देखो मीनिंग ऑफ कॉस्ट यहाँ दिया हुआ है. इट इज़ द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर और फर्म टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब द एक्सपेंडिचर दैट अ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ऑलवेज इनकर्स, उसे हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज. नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग हियर मेंशन्ड इज टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट. ये रहा यहाँ पे टाइप ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है. सबसे पहला हमारे पास यहाँ पे है मनी. मनी मतलब हो गया इट इज़ द अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन which is paid to all the factors of production. Now let me tell you what are the factors of production that we are going to consider here. फैक्टर्स किसे किसे कहेंगे? फैक्टर्स कहेंगे लैंड को, फैक्टर्स कहेंगे लेबर को, फैक्टर्स कहेंगे कैपिटल को, एंड कहेंगे फैक्टर एंटरप्रेन्योर को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को. ठीक है. अच्छा, सो हम लोग लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, when we arrange all these four factors of production in the organization, in the factory, हमें इन्हें पैसे भी पेमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है. सो वॉट एवर मनी दैट वी पे टू ऑल दीज फैक्टर्स आर कंसिडर्ड अंडर मनी. आपको पैसे जब भी देना है ना, हम लोग बार्टर सिस्टम में काम नहीं कर रहे हैं. बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? आप हमें सामान दो, हम भी आपको सामान देंगे. पहले के दिनों में क्या होता था कि बार्टर सिस्टम के हिसाब से लोग सपोज मेरे पास खाना बहुत है, ठीक है, मेरे पास खुद का खेत है, तो मेरे पास डिफरेंट टाइप की सब्जियां अवेलेबल हैं और मैं वो सब्जियां जो हैं लोगों को देने के लिए रेडी हूँ. लेकिन मेरे पास सपोज बर्तन नहीं है, मेरे पास बर्तन नहीं है. तो पहले के दिनों में क्या होता था, बार्टर सिस्टम में जिसके पास बर्तन है मुझे उन्हें खोजना पड़ता था. आई हैव टू सर्च फॉर पीपल हु हैव अबंडेंट क्वांटिटी ऑफ यूटेंसिल्स विद देम, किचन यूटेंसिल्स विद देम. बर्तन उनके पास बहुत सारी हैं, मुझे उन्हें खोजना है. लेकिन ऐसे ही आदमी को मुझे खोजना है जिसके पास बर्तन तो है लेकिन खाना नहीं है. सो ये क्रिस क्रॉस डिमांड जो है वो रिक्वायर्ड होता है इन द केस ऑफ बार्टर सिस्टम, विच वॉज वेरी डिफिकल्ट. मेरे को ऐसे किसी आदमी को खोजना है जिसके पास जिसे वो सामान चाहिए जो मेरे पास बहुत सारा है, और मुझे वो सामान चाहिए जो उसके पास बहुत सारा है. सो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड केस, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. लेकिन जब से मनी का इन्वेंशन हुआ है तब से सब चीज़ों का एक्सचेंज हम लोग मनी के हेल्प से कर सकते हैं. सो एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ सर्विसेज दैट यू वांट टू कंज्यूम, दैट यू वांट टू परचेज, यू कैन परचेज इट विद द हेल्प ऑफ मनी, ठीक है. यू डोंट हैव टू लुक फॉर अ पर्सन हु नीड्स समथिंग विच यू हैव इन अबंडेंस. तुम्हें ऐसे किसी आदमी को खोजने का ज़रूरत नहीं है जिसको ज़रूरत है वो सामान का जो तुम्हारे पास बहुत है और उसके पास वही सामान है जो मुझे चाहिए. सो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स इक्वेशन जो बहुत कम सिचुएशन में ही सक्सेसफुल होता था. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ कॉस्ट विच इज़ रियल कॉस्ट. रियल कॉस्ट किसे कहेंगे? रियल कॉस्ट का मतलब हो गया, the concept of real cost was introduced by Alfred Marshall, exertion of all kinds of labor that are already indirectly involved in production process. All these efforts and sacrifices together will be called as real cost. मतलब जितने भी लोग अपना एफर्ट दे रहे हैं, जितने भी लोग अपना सैक्रिफाइस कर रहे हैं टू मेक द प्रोडक्शन पॉसिबल, जो सामान हम लोग बना रहे हैं वो सामान को बनाने के लिए वॉट एवर सैक्रिफाइसेस, वॉट एवर एनर्जीज, वॉट एवर एफर्ट दैट ऑल दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर पुटिंग, जैसे लेबर
वेटिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रिक्वायर्ड फॉर सेविंग द कैपिटल। मतलब क्या हो गया कि एक लेबर क्या करता है, लेबर क्या करता है, पैसा तो कमाता है लेकिन उसे फ्यूचर के लिए, फ्यूचर को सेव करने के लिए भी जो है कुछ पैसा वो अपने पास रख देता है, तो वो सैक्रिफाइस करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं रियल कॉस्ट। तो रियल कॉस्ट का मतलब मैं वापस बता देता हूँ कि जितने भी तरह के एफर्ट्स हैं, जितने भी तरह के सैक्रिफाइसेस हैं जो एक प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में ज़रूरत पड़ता है, उसे हम लोग कहते हैं रियल कॉस्ट। ठीक है, सो रियल कॉस्ट का मतलब हो गया ऑल एक्सपेंसेस, ऑल एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस incurred by the laborers. Now economic cost. Now economic cost का मतलब क्या हो गया, टोटल एक्सपेंसेस, जो भी पैसा हम लोग को खर्चा लगता है, वॉट एवर मनी that is required to be paid for the purpose of completing this production process is called economic cost. Now economic cost are of three different kinds. तीन अलग अलग तरह के इकोनॉमिक कॉस्ट होते हैं. The first one is explicit cost, then implicit cost and then normal profit. सबसे पहले हम लोग एक्सप्लिसिट कॉस्ट को पढ़ेंगे. एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है वॉट एवर मनी दैट वी हैव एक्चुअली पेड टू आवर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. हम लोग अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या दिए. हमारे पास हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है. हमारे पास है लैंड. लैंड को हमें देना है क्या, लैंड है. अच्छा, एक एक करके मैं बताता हूँ. लैंड, देन लेबर, देन कैपिटल, और उसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन. लैंड को हम लोग देते हैं रेंट, ये याद रखिए. ये हो गया हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो अमाउंट हम लोग पेमेंट कर रहे हैं. लेबर को हम लोग पेमेंट करते हैं वेजेस. कैपिटल को हम लोग पेमेंट करते हैं इंटरेस्ट. एंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि ओनर है बिजनेस का, उसे हम लोग पेमेंट करते हैं प्रॉफिट. कौन पेमेंट कर रहा है, हमारा काम पेमेंट कर रहा है. जो भी प्रोडक्शन हो रहा है ना, वो प्रोडक्शन से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता है, जो भी पैसा हम लोग कलेक्ट करते हैं. ठीक है, सपोज कंसिडर योर सेल्फ टू बी दी ओनर ऑफ अ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर. ठीक है, एज अ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर. तो आप मोबाइल फ़ोन बनाते हैं. जो भी मोबाइल फ़ोन को बना के बेच के जो भी पैसा आपके हाथों में आता है, दैट मनी विल बी यूटिलाइज टू पे रेंट. आपको भाड़ा देना पड़ेगा. जो ऑफिस में, जो फैक्ट्री में आप ये मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं आपके लिए, काम करें, उन्हें आपको वेजेस देना पड़ेगा, सैलरीज देना पड़ेगा, चाहे कोई भी अच्छा, लेबर का मतलब क्या होता है ना, लेबर का मतलब सारे काइंड ऑफ लोग, सब लोगों को हम लोग लेबर मानते हैं. जैसे लेबर में आपके टॉप लेवल के लोग आ जाते हैं, मिडिल लेवल के लोग आ जाते हैं, एंड देन लोअर लेवल के भी लोग आ जाते हैं, जिसको हम लोग एक्चुअल में वर्कर कहते हैं. ठीक है, सो ये तीन अलग अलग काइंड के लोग हैं. जो टॉप में जैसे मैनेजर हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, ठीक है, डायरेक्टर हो गया. मिडिल में जैसे सुपरवाइज़र हो गया या फिर डिपार्टमेंट का मैनेजर हो गया. लोअर मतलब हो गया जो वर्कर खुद काम कर रहा है, तो इन्हें वेजेस देते हैं. कैपिटल का मतलब हो गया द मनी दैट वी हैव टेकन फ्रॉम बैंक्स एंड डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. हम लोग को पैसा चाहिए होता है, मशीन चाहिए होता है, तो मशीन हम लोग पैसे के हेल्प से खरीदते हैं. ठीक है, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं इकोनॉमिक्स में. एंड दैट कैपिटल इज रिक्वायरिंग अ प्राइस विच इज़ इंटरेस्ट. एंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब हो गया द मालिक हिमसेल्फ, द ओनर हिमसेल्फ. ठीक है, तो जो भी पैसा ओनर को मिलता है एज इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, वो उसका रेम्यूनरेशन हो गया. ठीक है, सो लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट. तो ये रेड में मैंने जो लिखे हैं, इसे हम लोग कहेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट. तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट लगता है. ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. देन कम्स इम्प्लिसिट कॉस्ट. इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो गया. इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब हो गया ऐसा बहुत सारा एक्सपेंसेस है जो लगता तो है, खर्चा तो होता है, लेकिन एक्चुअल पैसे में नहीं खर्चा हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल,
आप जो ऑफिस में जाते हैं, सपोज यू आर द ओनर ऑफ योर बिजनेस. नाउ यू conduct the operations of your business in your own flat, from your own flat. मतलब आपके पास एक खुद का घर था जो जिसमें आप नहीं रहते हैं, and that flat is used as your office, as your own factory. ठीक है, हो सकता है एक छोटी सी लैंड आपके पास है, and that land is being used by you for the purpose of your business, and you manufacture your goods and services from in that land. तो वो लैंड जो आपका खुद का है, यू आर कंडक्टिंग योर बिजनेस ऑपरेशंस फ्रॉम दैट लैंड. इन दैट केस आप अपने आप को रेंट नहीं पेमेंट कर रहे हैं. यू आर नॉट पेइंग योर सेल्फ द अमाउंट ऑफ रेंट जो आपको पेमेंट करना चाहिए था अगर आप किसी और का लैंड यूज़ करते. मैं वापस बता रहा हूँ, अगर आप किसी और के लैंड को यूज़ कर रहे हैं, किसी और का ऑफिस को यूज़ कर रहे हैं, और उसको अगर आप रेंट देते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट. लेकिन वो कॉस्ट एक्सप्लिसिट नहीं कहलाएगा, इम्प्लिसिट कहलाएगा अगर आप वो रेंट नहीं पेमेंट कर रहे हैं किसी को. क्यों? क्योंकि वो रेंटल प्लेस जो है, जो भाड़े पे चढ़ना चाहिए था, जो जगह, वो आपके खुद का है. मतलब आप अपना ही फ्लैट को यूज़ कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ योर ऑपरेशंस, योर बिजनेस. सो इन दैट केस वॉट एवर अमाउंट that you should have received had you utilized that place for the purpose of renting it out to another business person, that amount is called implicit cost. ठीक है. और एक एग्जांपल देता हूँ. आप अपने ही बिजनेस में बहुत काम करते हैं, खुद बहुत काम करते हैं, ठीक है, लेकिन आप सैलरी नहीं लेते हैं. ठीक है, आप अपने ही बिजनेस में बहुत काम करते हैं, दिन रात लगा देते हैं, और लेकिन आप उसमें सैलरी नहीं लेते हैं. आप एक स्टाफ, एक क्यों, आप 5 लोगों का काम कर देते हैं. आप अकाउंट्स का भी काम कर लेते हैं. आपको अगर कुछ सामान इधर से उधर पहुंचाना होता है तो आप ड्राइवर का भी काम कर लेते हैं. आपको कहीं एडवर्टीज़मेंट करना होता है तो आप वहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट का भी काम कर लेते हैं. तो यू आर प्लेइंग वेरियस रोल्स बिकॉज इट इज़ योर ओन बिजनेस एंड यू आर नॉट रेम्यूनरेटिंग योर सेल्फ. सो इफ़ यू आर नॉट रेम्यूनरेटिंग योर सेल्फ, इट मीन्स वॉट? आप वो पैसा सेव कर रहे हैं, नहीं पेमेंट कर रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट. तो याद रखिए, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब हो गया वो खर्चा लगना चाहिए था, लेकिन आप अपने आप को यूज़ कर रहे हैं या फिर अपना रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ वाई वो खर्चा नहीं लग रहा है. यू आर नॉट एक्चुअली इनकरिंग दैट अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन वो लगना चाहिए था. ठीक है. अच्छा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो है ना, वो अकाउंट्स में हम लोग लिखते हैं. जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाते हैं तो हम लोग या फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो 2 वेजेस लिखते हैं, है ना. बहुत टाइम पे क्या होता है कि ओनर खुद अपना पैसा बिजनेस में लगाता है. हम लोग करते हैं ना जर्नल एंट्री में, व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स अ बिजनेस, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. इसका मतलब द ओनर हिमसेल्फ इज पुटिंग इन सम मनी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल. वो अपना ही कुछ पैसा बिजनेस में लगा रहा है एज कैपिटल. लेकिन ऐसा बहुत कम हम लोग सुनते हैं या फिर नहीं सुनते हैं कि वो अपना ही पैसा का इंटरेस्ट भी ले रहा है, एज इफ ही हैव गिवन हिमसेल्फ हिज ओन बिजनेस अ लोन. लेकिन वैसा तो नहीं होता है. मैं वापस से बताता हूँ कि आप अगर बाहर का पैसा नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप अगर लोन लेके बिजनेस करते हैं, सो इन दैट केस आप बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो हो जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट. लेकिन आप अपना ही बिजनेस में खुद का ही कैपिटल यूटिलाइज कर रहे हैं. इन दैट केस यू आर नॉट एक्चुअली पेइंग योर सेल्फ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट दैट यू डिजर्व्ड. सो द अमाउंट दैट यू आर नॉट पेइंग योर सेल्फ इज नोन एज इम्प्लिसिट कॉस्ट. नहीं पेमेंट कर रहे हैं, है ना, अपने आप को आप नहीं पेमेंट कर रहे हैं. नाउ नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट विच इज रिक्वायर्ड टू कीप एन एंटरप्रेन्योर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज नॉर्मल प्रॉफिट. मतलब नॉर्मल प्रॉफिट उस प्रॉफिट को कहते हैं जो एक बिजनेस को चलाए रखने के लिए एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है. अगर एक बिजनेस में आप सपोज 20% का प्रॉफिट कमाते हैं और इंडस्ट्री में जितने भी लोग वो काम कर रहे हैं सब लोग 20% कमाते हैं, उसे हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट कहेंगे.
सो नॉर्मल प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट हो गया जो सब लोग कमाते हैं एक ही इंडस्ट्री में, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एक इंडस्ट्री, मतलब मैंने एग्जांपल दिया था कि आप अगर मोबाइल फ़ोन बनाते हैं तो मोबाइल फ़ोन तो एक अकेला कोई नहीं बनाता, सपोज देयर आर सो मेनी कंपनीज, है ना, कितने सारे कंपनी है, सैमसंग है, ओप्पो है, वीवो है, वन प्लस है, एप्पल है, ठीक है, एलजी था, एलजी वापस अभी बंद हो गया, हाँ, नोकिया है, देयर आर सो मेनी डिफरेंट कंपनीज हु मैन्युफैक्चर मोबाइल फोन्स। तो सब लोग जो भी प्रॉफिट कमाते हैं ना, ऑन एन एवरेज देखना वो एक सिमिलर रेट निकलता है, सब लोग ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट कमाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। एंड नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो सब लोग सेम कमाएंगे, क्योंकि उसके बिना वो लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते बिजनेस को, उसके नीचे नहीं कर सकते। दुकानदार के पास जाने से अगर हम लोग बार्गेन करते हैं तो वो लोग बोलते हैं ना कि नहीं भैया और नहीं होगा हमसे, आप आगे देख लीजिए, इसके नीचे तो हम बेच ही नहीं सकते, बिकॉज दैट इज़ द नॉर्मल प्रॉफिट दैट ही डिसाइडेड कि उससे कम में वो बेच ही नहीं सकता, है ना, उससे कम में वो बेच ही नहीं सकता। और मार्केट में जितने भी कंपटीटर हैं ऑल आर वर्किंग एट दैट सेम लेवल। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छी तरह से देखना इसे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर आप कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं, आपके पास जब पैसा होता है ना, यू हैव सो मेनी डिफरेंट ऑप्शंस। जैसे यहाँ पे देखो दो एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक वीट का एग्जाम्पल है और एक राइस का एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कहा गया है कि आप गेहूँ उगाएंगे अपने खेत में या फिर चावल उगाएंगे। अगर आप गेहूँ उगाते हैं तो आप चावल उगा सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं उगा सकते। कहने का मतलब है अगर आप गेहूँ उगाते हैं, सपोज़ मैं ऐसा एग्जांपल लेता हूँ कि आपका तो एक ही ज़मीन है, आप अगर गेहूँ उगाएंगे तो आप चावल नहीं उगा पाएंगे, अगर आप चावल उगाएंगे तो गेहूँ नहीं उगा पाएंगे। अगर आपको दोनों ही उगाना है तो सपोज़ आप यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप 40 यूनिट गेहूँ उगाते हैं तो आप 0 यूनिट राइस उगा पाएंगे, कुछ नहीं उगा पाएंगे आप। लेकिन अगर आप सपोज़ 20 यूनिट गेहूँ उगाते हैं तो आप 20 यूनिट चावल भी उगा सकते हैं। मतलब यू हैव टू सैक्रिफाइस व्हीट टू प्रोड्यूस राइस। चलिए ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैं व्हीट प्रोड्यूस करता हूँ तो मैं राइस नहीं प्रोड्यूस करूँगा। सो आई एम बेसिकली सैक्रिफाइसिंग राइस प्रोडक्शन। वाई? बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग व्हीट। So when we are sacrificing another opportunity which we could have produced or make, और उससे हम लोग पैसे कमा सकते थे, उसको हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास 10 लाख रुपीज़ है, ठीक है, और आपके पास दो ऑप्शन है। एक है आप बिजनेस करिए या फिर आप बैंक में एफडी कर दीजिए, ठीक है। अगर आप ऑप्शन 1 आप बिजनेस कर रहे हैं तो बैंक में आप नहीं कर सकते, ठीक है। और ऑप्शन टू अगर आप बैंक में 10 लाख रुपया एफडी करते हैं तो आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब आप बिजनेस कर रहे थे तो बैंक में अगर आप 10 लाख रुपया जमा करते ना, सपोज आपको 6% के रेट में इंटरेस्ट मिलता, तो कितना 60,000 एक साल का, राइट। 60,000 मिलता, लेकिन नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आप तो वो 10 लाख रुपया बैंक में नहीं जमा किए। यू आर यूटिलाइजिंग दैट मनी फॉर योर बिजनेस। यू मे अर्न मोर और यू मे अर्न लेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पॉइंट है आप बैंक में तो नहीं जमा किए ना पैसा। सो व्हेन यू आर नॉट डिपॉजिटिंग दैट मनी इन द बैंक, देन यू आर नॉट अर्निंग दिस 60,000 रुपीज़। ये 60,000 रुपये भी आप नहीं कमा सकते हैं, क्योंकि आप तो बिजनेस कर रहे हैं ना पैसे को यूटिलाइज करके। सो वॉट एवर मनी दैट यू आर नॉट अर्निंग
वॉट एवर मनी दैट यू आर नॉट अर्निंग और यू आर सैक्रिफाइसिंग, उसे हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, आई बिलीव समझ में आया। जिस इनकम को आप सैक्रिफाइस कर रहे हैं, द इनकम दैट यू आर सैक्रिफाइसिंग, ठीक है, इनकम दैट इज बीइंग सैक्रिफाइस्ड, ठीक है, उससे हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, तो ये 60,000 हो गया ऑप्शन 1 में, 60,000 हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑप्शन 2 में सपोज अगर मैं बिजनेस नहीं करता, मैं बैंक में पैसे जमा दे रहा हूँ, और बिजनेस अगर करता तो मेरे को लगता है कि मैं साल में 1,50,000 अर्न कर सकता था, मैं 1,50,000 अर्न कर सकता था, लेकिन मैं अभी नहीं कर सकता अर्न, बिकॉज आई एम depositing that money in the bank. So as I am depositing that money in the bank, this 1,50,000 rupees which I could have earned, I have sacrificed, and this 1,50,000 will become my opportunity cost. So opportunity cost का मतलब हो गया any income that the owner is sacrificing, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एनीथिंग इज नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कॉस्ट विच इज फोरगोन मतलब भूल गया, हम लोगों ने छोड़ दिया, वी लेफ्ट दैट इनकम। इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू और नेशन पॉइंट ऑफ व्यू, द रिसोर्सेस आर स्कैर्स एट दैट टाइम, टू गेट दी वन कमोडिटी वी हैव टू फोरगो अनदर कमोडिटी। मतलब अगर आपको एक सामान बनाना है, चाहे वो इंडिविजुअल बेसिस में हो या नेशनल बेसिस में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट रियली डजेंट मैटर वेदर वी आर टेकिंग इट इन एन इंडिविजुअल मैनर और नेशनल मैनर, पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं। द प्रोडक्ट दैट वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इज वी आर सैक्रिफाइसिंग, एंड दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जो भी इनकम आप नहीं कमा रहे हैं, अगर आप कमा सकते वो पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, चलो नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देयर आर सर्टेन एप्लीकेशंस विच आर गिवन फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक एक करके देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्टर प्राइसेस क्या है? द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नीड टू बी पेड a price that is at least equal to what they command for alternative uses. If the factor prices is less than the factor's opportunity cost, the factor will quit and get employed in the better paying alternative. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप एक लेबर है आपके पास, ठीक है, दिस इज योर कंपनी एंड दिस इज एक्सेस कंपनी, ये किसी और का है, आपका कंपटीटर है। इस लेबर को आप पेमेंट करते हैं सपोज 100, और आपका जो एक्सेस कंपनी है ना, जो दूसरा कंपटीटर है, वो पेमेंट करता है एक लेबर को 120 रुपया। तो क्या वो लेबर आपके पास ठहरेगा, आपके पास रहेगा? वो नहीं रहेगा। दैट लेबर विल रन टू एक्स का कंपनी के पास। वाई? बिकॉज एक्स इज पेइंग मोर मनी। सिंस एक्स इज पेइंग मोर मनी, the labor will switch himself from your company to X's company. तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, एप्लीकेशन हो गया आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। सो nobody wants to sacrifice the better opportunity, है ना? सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी हो, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी हो, दे ऑलवेज लुक फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। जो नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव है, दे वॉन्ट देयर इनकम टू बी मोर देन द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अंडरस्टूड? मैं वापस बताता हूँ, नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव से ज़्यादा होना चाहिए। हम लोग बैंक में पैसे क्यों नहीं रखते हैं, हम लोग क्यों बिजनेस करते हैं? बिकॉज वी ऑलवेज थिंक दैट बैंक में पैसे रखना इज द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। इट इज़ नॉट दी मोटिवेशन की जो भी पैसा आपके पास है वो बैंक में डाल दो आप। द मोटिवेशन इज टू यूटिलाइज दैट मनी इन अ रिस्की मैनर टू अर्न सम मनी फ्रॉम द बिजनेस। बट वॉट इफ द रिस्क इज टू मच टू हैंडल
and the organizer or the owner himself is not confident whether he can pull out that much amount of money which the next alternative is offering. मैं वापस से बताता हूँ, मैंने क्या कहा कि अगर एक मालिक एक जो बिजनेस कर रहा है वो अगर देखता है कि उसका जो बिजनेस वो करना चाहता है, दैट बिजनेस इज नॉट एबल टू मेक हिमसेल्फ दैट मच मनी जो कि वो बना सकता है बैंक से. मैं एग्जांपल देता हूँ कैपिटल का कि कैपिटल आपके पास, दिस इज योर बिजनेस and this is bank. कैपिटल से इंटरेस्ट आप अपने बिजनेस को दे सकते हैं, सपोज 10,000, लेकिन बैंक वहीं पे अगर वो पैसा बैंक में आप रखते हैं ना, तो बैंक वाला आपको देता है 10,500 रुपया. तो आप सोचेंगे भैया इतना माथापच्ची करके, इतना टेंशन लेके 10,000 रुपये कमाने से अच्छा है 10,500 तो अपने बैंक में कमा ही रहे हैं, वहीं पे रखो, बिकॉज वी आर अर्निंग मोर मनी फ्रॉम द बैंक, राइट. सो वी ऑलवेज कंपेयर आवर एफर्ट on the basis of next best alternative. If the next best alternative is providing us with a better income opportunity, then we switch our effort to the next alternative. ठीक है, अगले alternative में हम लोग चले जाते हैं. डिटर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक रेंट, ये तो मैंने, ये जैसे क्या हो गया ना कि आप अगर अपने बिजनेस के जो अपना जो घर है आपका, ऑफिस के लिए जो आप यूज़ कर सकते थे, ठीक है, आपके पास जो रेंट के लिए आदमी आता है, ठीक है, सपोज एक आदमी आया, ही इज़ ऑफरिंग यू 12,000 रुपीज़ ऑफ रेंट, दूसरा आदमी आया वो बोलता है कि मैं आपको 12,500 रुपये रेंट दूंगा, तो ऑब्वियसली यू विल गो टू द नेक्स्ट पर्सन बिकॉज द नेक्स्ट पर्सन इज़ प्रोवाइडिंग यू अ बेटर रेंटल मनी. सो दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक रेंट. और ये डिटरमाइन करता है इकोनॉमिक रेंट को फाइंड करने में कि हो सकता है दी ओनर हिमसेल्फ वॉज नॉट डिड नॉट एक्चुअली सेट अ बेटर इकोनॉमिक रेंट, तो वो अभी से वो 12,500 रुपया ही अपना रेंट को चार्ज करेगा, ठीक है, विच द मार्केट इज एक्सेप्टिंग. डिस्कशन रिगार्डिंग डिसीजन रिगार्डिंग कंजम्पशन पैटर्न. Now, the concept of opportunity cost suggests that with given money, income, if a consumer chooses to have more of one thing, he has to have more of one thing, he has to have less of another. मतलब जब आपको एक सामान, आपके पास पैसे हैं, आप जब एक सामान ज़्यादा कंज्यूम करेंगे ना, तो आपके पास पैसे कम बचेंगे दूसरे सामान के लिए. इसका मतलब क्या हो गया कि आपको जो सामान ज़्यादा पसंद है या फिर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा नेसेसिटी है उसका, तो जो नेसेसिटी है उसको आप खरीदेंगे और जो कम नेसेसिटी है उसको आप सैक्रिफाइस करेंगे. दैट इज़ कॉल्ड, आपका कंजम्पशन पैटर्न को भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही डिसाइड करता है. सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ नॉट ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मनी. जैसे अगर आप देखा जाए, आपके पास पैसे हैं, सपोज आपके पास 100 रुपीज़ है, 100 rupees है, and that 100 rupees can be utilized for purchasing medicines or for purchasing noodle. Now which one do you think is more important? It is always medicines, right? So consumption pattern को उसी तरह से आपको सेट करना होता है. What is your priority? चलिए, decision regarding production plan. With given resources and given technology, if a producer decides to produce greater amount of one commodity, he has to sacrifice some amount of another commodity. ठीक है, obviously अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपके पास specific resource है, and that specific resource can be utilized for the purpose of producing different kind of articles. अलग अलग तरह की चीज़ें आप बना सकते हैं, लेकिन आप जो सामान बनाएंगे, आप सपोज दो चीज़ बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी. अगर आप प्रोडक्ट ए ज़्यादा बनाते हैं ना, प्रोडक्ट बी आप ज़्यादा नहीं बना सकते. यू हैव टू सैक्रिफाइस प्रोडक्ट बी फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट ए, ठीक है. सो प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी के बीच में डिसीजन आपको लेना है. सो वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में ही हम लोग क्रिएट करते हैं.
Decision regarding national priorities. If a country decides that more resources must be devoted to arms production, मतलब बंदूकें बनानी हैं, गोलियां बनानी हैं, बॉम्ब्स बनाने हैं for the purpose of defending our country from our enemies, या फिर आपको सिविलियन के लिए सामान बनाना है, खाना बनाना है, कपड़ा बनाना है, गाड़ियाँ बनानी है, ठीक है, कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं, मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, अलमीरा, ये सब बनाना है, क्या बनाना है, तो यहाँ पे नेशनल लेवल में भी हमें प्रायोरिटी सेट करना पड़ता है. व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट आर वी एक्चुअली डिमांडिंग. If the company is in need of defense services more than their civilian goods, in that case, the country will prioritize their production of arms, ammunitions, bombs. है ना. हो सकता है कि जब हमारे देश में वॉर का सिचुएशन होगा तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा बंदूकें चाहिए, गोलियां चाहिए, है ना, बॉम्ब्स चाहिए. तो ये सब इसका मतलब क्या हो गया कि वी आर यूटिलाइजिंग मोर रिसोर्सेज फॉर प्रोड्यूसिंग डिफेंस कमोडिटीज़, मतलब आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड एट्सेट्रा, रादर देन आवर सोशल गुड्स और सिविलियन गुड्स. तो ये सिचुएशन टू सिचुएशन नेशनल इंटरेस्ट में डिसाइड किया जाता है बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. नाउ आगे बढ़ते हैं. कॉस्ट फंक्शन. कॉस्ट फंक्शन क्या समझाता है, क्या बताता है? द कॉस्ट फंक्शन एक्सप्लेन्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड फिजिकल क्वांटिटी ऑफ आउटपुट. ठीक है. तो कॉस्ट फंक्शन हमें क्या बताता है? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट कॉस्ट्स एंड टोटल आउटपुट. मतलब कितना खर्चा आप करेंगे तो आपको कितना आउटपुट मिलेगा. ना प्रोडक्शन फंक्शन समझने, कॉस्ट फंक्शन समझने वक्त हमें इम्पॉर्टेंट है कि हम यहाँ पे कॉस्ट समझें. शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, एंड लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होता है. शॉर्ट रन कॉस्ट. शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब हो गया, शॉर्ट रन कॉस्ट का मतलब हो गया जब एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड बाय द फैक्ट्री, बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. शॉर्ट पीरियड इज यूजुअली कंसिडर्ड एज 1 ईयर ऑफ टाइम. ठीक है. 1 साल को हम लोग कंसिडर करते हैं एज शॉर्ट रन. नाउ शॉर्ट रन क्योंकि शॉर्ट पीरियड का बात है तो इस टाइम पे कुछ एक्सपेंसेस होते हैं विच कैन बी कंट्रोल्ड एंड विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड. मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि इन द शॉर्ट पीरियड देयर आर फ्यू एक्सपेंडिचर्स विच वी कैन नॉट कंट्रोल, जो हमें पेमेंट करना ही पड़ेगा. ये खर्चा ऐसा खर्चा होता है, आप बिजनेस करो नहीं करो, दुकान बंद रखो, दुकान खुला रखो, आप अकेले जाओ या आप 1000 लोगों को लेके जाओ, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो लगेगा ही, और वो सेम क्वांटिटी लगता है, वो सेम अमाउंट का लगता है. दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट. ठीक है. सो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब हो गया कॉस्ट दैट डज नॉट चेंज, डू नॉट चेंज विथ आउटपुट. मतलब इसका मतलब हो गया कि आप जितना भी प्रोडक्शन करें, आप 1 यूनिट करेंगे तो भी फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही लगेगा. सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ. एक आपने एक दुकान लगाई, ठीक है, यू एस्टैब्लिश्ड और यू हैव सेट अप अ शॉप वेयर यू आर सेलिंग से आइसक्रीम्स. आप आइसक्रीम बेचते हैं, ऐसा आपने एक दुकान लगाया, बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम. ठीक है. नाउ आप आइसक्रीम बेच सकें या नहीं बेच सकें, जो दुकान आपने लगाई है वो दुकान का रेंट तो यू हैव टू पे. वेदर यू कैन सेल 1 यूनिट और यू कैन सेल 500 यूनिट्स इन 1 single day, you have to pay the amount of rent. Say the amount of rent is 10,000 rupees per month. So that 10,000 rupees per month is really necessary for you to pay. Otherwise आपका दुकान, जो दुकान का मालिक है, आके बंद करके चला जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट का मतलब हो गया, हम लोग आइसक्रीम का बारे में बात कर रहे थे, जो भी खर्चा जो काम के हिसाब से चेंज होता है.
जैसे जैसे क्या हो गया, आप अगर एक आइसक्रीम बेचते हैं, एक आइसक्रीम अगर आप ख़रीदते हैं तो आपको सपोज़ 50 रुपये लगा। अगर आप 1000 आइसक्रीम खरीदते हैं तो फिर आपको 50 इंटू 1000 दैट इज़ 50,000 रुपीज़ का आइसक्रीम रखना पड़ेगा। सो वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या हो गया, आप ऑपरेशन जिस स्केल में करेंगे, इफ़ यू ऑपरेट एट अ हायर स्केल, इफ़ यू ऑपरेट at with more number of products, then your variable cost will be more. If you operate at less scale or lower scale, then your variable cost will be lower. So it changes with output. ठीक है, changes with output. तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो प्रोडक्शन के साथ नहीं चेंज होता है, इट रिमेन्स फिक्स्ड, एंड वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज होता है आपका प्रोडक्शन के साथ। ठीक है, नाउ यहाँ पे डिफरेंसेस दिए हुए हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का, एक बार देख लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट डू नॉट वैरी विथ क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट वैरी विथ क्वांटिटी। ठीक है, सो डू नॉट वैरी एंड ये वेरी मतलब क्या हो गया, चेंज होना। ठीक है, वेरी मतलब हम लोग चेंज को कहते हैं, वेरी मतलब चेंज। ठीक है, अच्छा, रिलेटेड विथ फिक्स्ड फैक्टर्स, फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ रिलेटेड है, जैसे लैंड हमारा फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक है, कैपिटल हमारा फिक्स्ड फैक्टर है, और ये रिलेट विथ वेरिएबल फैक्टर मतलब लेबर हमारा वेरिएबल फैक्टर है, रॉ मटेरियल हमारा वेरिएबल फैक्टर है। याद रखना है ये सब। मैं वापस से बताता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट आर रिलेटेड विथ फिक्स्ड फैक्टर्स। फिक्स्ड फैक्टर्स मतलब जो हम लोग उसका क्वांटिटी को चेंज नहीं कर सकते, लैंड को नहीं चेंज कर सकते, मशीन्स को नहीं चेंज कर सकते, कैपिटल को नहीं चेंज कर सकते। तो जो भी पैसा हमें लैंड के लिए या मशीन के लिए देना पड़ता है वो हमारा फिक्स्ड फैक्टर्स कहलाता है, और उसमें पैसे जो पेमेंट करते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट हो गया। सो वेरिएबल फैक्टर्स हो गए मेरे लेबर, मेरे हो गए रॉ मटेरियल। सो वॉट एवर मनी दैट वी इनकर फॉर लेबर एंड रॉ मटेरियल, उसे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट कहेंगे। अच्छा, दे डू नॉट बिकम ज़ीरो, डू नॉट कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, लेकिन दे कैन बिकम ज़ीरो मतलब अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जब प्रोडक्शन आपका स्टॉप हो गया तब आपका रॉ मटेरियल या वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड। ठीक है, इवन व्हेन प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड, अ फर्म कैन कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग, प्रोडक्शन कॉस्ट्स आर नॉट रिकवर्ड, इवन फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, एक फर्म को अपना प्रोडक्शन जारी करके रखना पड़ता है, ठीक है, कि वो फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर कर सके, और प्रोडक्शन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर करना होता है। नाउ लेट अस कम टू टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब हो गया, इन दोनों को जोड़ दो आप, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो जो भी अमाउंट निकलता है उसे हम लोग कहते हैं टोटल कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। So when the fixed costs are added with variable cost, then the total cost can be obtained. When the output increases, total costs are also increased, and when the output decreases, total costs are also decreased. The total cost curve will slope upwards from the left to right as they are directly proportional between output and total cost. मतलब क्या हो गया, मैं अगर एक कर्व यहाँ पे तुमको दिखाऊं तो कर्व जो है ना, यहाँ पे अगर मैं आउटपुट बोलूँ, ये मेरा आउटपुट है और ये मेरा कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो मेरा कर्व जो है ना वो ऐसे रहेगा। क्यों ऐसे रहेगा? जैसे जैसे आप आउटपुट को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे आप आउटपुट को इस तरफ बढ़ा रहे हैं, आपका कॉस्ट जो है वो ऊपर तरफ बढ़ते रहेगा, ऊपर तरफ बढ़ते रहेगा। ठीक है, सो एज यू आर इंक्रीजिंग योर आउटपुट, आप प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो आपका टोटल कॉस्ट बढ़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो नीचे यहाँ पे कर्व के बारे में बताया हुआ है। हाँ, यहाँ पे कुछ टेबल्स भी हैं, आप लोग टेबल को डिस्कस अपने से एक बार रीड करिएगा, यू विल बी रियली
एबल टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे मैं एक बार बता देता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट इन द शॉर्ट रन पीरियड आई टोल्ड यू दैट फिक्स्ड कॉस्ट आर डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। सो फिक्स्ड कॉस्ट डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स कांस्टेंट, इसका मतलब वो इस लेवल से शुरू होगा, इसी लेवल पे रहेगा, इसे हम लोग इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है ना, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो इस तरह से ऊपर बढ़ता है। ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो गया, तो वो ज़ीरो से शुरू होता है, ये मेरा आउटपुट है बाय द वे, ठीक है, ये मेरा आउटपुट है और ये मेरा कॉस्ट्स, ठीक है, ये मेरे कॉस्ट्स हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट मेरा ज़ीरो से शुरू होगा और जैसे जैसे मैं आउटपुट बढ़ाता हूँ, ये सपोज़ मेरा 10 यूनिट्स है, ये मेरा 20 है, ये मेरा 30 है, इस तरह से जैसे जैसे मैं बढ़ाता हूँ मेरा कॉस्ट जो है वो बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन आउटपुट। आप आउटपुट बढ़ाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। सो व्हाट अबाउट टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट मतलब क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जब अगर हम लोग दोनों को साथ जोड़ देते हैं ना, तो वो हमारा टोटल कॉस्ट होता है। तो टोटल कॉस्ट का बिहेवियर भी इसी तरह का होता है, टोटल कॉस्ट का बिहेवियर भी ना इसी तरह का होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट से शुरू होगा ना, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट तक, ये सपोज आपका 10,000 है, ये आपका 10,000 है, 10,000 आपका लगेगा ही, टोटल कॉस्ट कुछ भी हो जाए क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट है। अब जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ा रहे हैं, आपका वेरिएबल कॉस्ट जितना एक्स्ट्रा लगना है ना वो लग रहा है, तो इसीलिए टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड इट रिमेन्स पैरेलल विथ वेरिएबल कॉस्ट। नाउ सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में और तो हम लोग समझ गए, एंड फिक्स्ड कॉस्ट कर्व के बारे में समझ गए। नेक्स्ट आता है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट जो भी है ना आपका, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? टोटल जो भी फिक्स्ड कॉस्ट है ना उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जब आप क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे ना, सो आपको एक राइट वर्ड ये मिलेगा। ये क्यों होता है? ये क्यों होता है ऐसा? मैं वापस से बताता हूँ, ये मैं एक बार खुद से ड्रॉ करता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ा और कंफर्ट हो, समझ में आए। दिस इज़ माई आउटपुट एंड दिस इज़ माई कॉस्ट्स, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ ना, मेरा आउटपुट जितना हो रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जितना भी है, उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ क्वांटिटी से। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम पार्लर का एक एग्जांपल दिया तुमको। इसका मतलब मैंने क्या कहा कि इनिशियली यू वर प्रेशर्ड टू पे एटलीस्ट दैट अमाउंट ऑफ रेंट जो आपका बास्किन रॉबिन्स आपसे चार्ज करता है, या फिर वो दुकानदार जो ओनर है दुकान का वो आपसे चार्ज करता है। बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़ धीरे धीरे आपका सेल बढ़ते जा रहा है। नाउ आई टोल्ड यू योर रेंट इज़ 10,000 रुपीज़, सो इनिशियली यू कैन सेल ओनली से 10,000 रुपीज़ का ही सामान पूरे साल, पूरे महीने में। धीरे धीरे आपका सेल बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है। अभी आप सेल करते हैं 50,000 रुपया महीने का, आपका रेंट कितना है? 10,000 रुपीज़। अब और सेल करते हैं, आपका अभी सेल हो गया 1,50,000 रुपीज़ पर मंथ का, अभी भी आपका रेंट कितना है? 10,000 रुपीज़। सो एज योर आउटपुट इज इंक्रीजिंग, योर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज फॉलिंग। वापस से बता रहा हूँ, एज आउटपुट इंक्रीजेस, आपका जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, आपका फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो आपका फॉल कर रहा है, गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। मैंने क्या एग्जाम्पल दिया? मैंने एग्जाम्पल दिया कि सपोज पहला सिचुएशन, नंबर वन आपका आउटपुट, मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, आउटपुट, ठीक है, आपका 10 है, ठीक है। आपका फिक्स्ड कॉस्ट सपोज आपका 10,000 है। नाउ दैट फिक्स्ड कॉस्ट विल रिमेन सेम। अभी क्या है? 10 है ना, अभी ये दूसरा में 100 हो गया, अभी भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 है। ये तीसरा सिचुएशन में अभी आपका आउटपुट जो है वो 1,000 हो गया, अभी भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10,000 है। सो इसका मतलब जब मैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे निकालता हूँ तो पहला में क्या होगा? 10,000 डिवाइडेड बाई 10,
विच इज़ 1000. देन डिवाइडेड बाय 100, वो 100 हो गया. डिवाइडेड बाय 1000 तो ये 10 हो गया. तो देखो ना ये फॉल कर रहा है, पहले 1000 था, फिर 100 हो गया, फिर 10 हो गया. इसका मतलब इट इज़ डिक्रीजिंग, एंड दैट इज़ वाई वी हैव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. हम लोग का ये कर्व जो है ना वो इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. दिस इज द रीजन. ठीक है, दिस इज द रीजन दैट वी हैव अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व. वेयर एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है ना, इट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी. और ये यू शेप का होता है. यू शेप का, यू शेप मतलब ये देखो, इसी को हम लोग यू शेप कहते हैं, है ना. ये एक कटोरी जैसा शेप ले लिया, इसको हम लोग यू शेप कह रहे हैं. क्या हो रहा है ना, मैं बताता हूँ आपको. इनिशियली जब अपने काम शुरू करते हैं, इनिशियली व्हेन वी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग, जब प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन स्टार्ट होता है. अच्छा, मैंने तो सबको बताया था ना, हम लोग सब लोग इस कर्व के बारे में अच्छा से पढ़े हैं कि जब हमारा प्रोडक्शन शुरू होता है तो इनिशियली आवर आउटपुट इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, एंड देन इट इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट, एंड देन कांस्टेंट, एंड देन इट फॉल्स. ये हमारा टोटल प्रोडक्शन कर्व है ना. ये हमारा टोटल प्रोडक्शन कर्व है. टोटल प्रोडक्शन कर्व में क्या हुआ? टोटल प्रोडक्शन कर्व में क्या हो गया कि हमारा आउटपुट पहले बढ़ा इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, मतलब प्लस प्लस. अभी क्या हो गया, ये बढ़ तो रहा है लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब प्लस माइनस. और यहाँ पे ये बन गया कांस्टेंट सी हो गया, और यहाँ पे ये माइनस माइनस हो गया. ठीक है, मैं वापस से एक कर्व बना के समझाता हूँ. मैं वापस से बताता हूँ क्यों मैं समझा रहा हूँ ये चीज़ वापस से. उसका एक रीज़न है. मैंने क्या कहा, मैं वापस एक बार बताता हूँ. मैंने कहा हमारा प्रोडक्शन का जो कर्व है ना वो किस तरह का दिखता है कि इनिशियली हमारा आउटपुट बढ़ता है इंक्रीजिंग ऑर्डर पे, एंड देन आउटपुट बढ़ता है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे, वो फॉर कांस्टेंट होता है और फिर वो फॉल करता है. ठीक है, ये मेरा टोटल प्रोडक्ट कर्व है. तो ये वाली सिचुएशन, ये मेरा स्टेज 1 होता है, ये मेरा स्टेज 2 हो गया, और ये स्टेज 3 हो गया. तो 3 डिफरेंट सिचुएशन को लेके 3 डिफरेंट स्टेजेस में आई हैव डिवाइडेड, और वी हैव डिवाइडेड आवर प्रोडक्शन साइकिल. तो ये पहला स्टेज में ऐसा क्यों होता है? ये पहला स्टेज में ऐसा क्यों होता है? क्या होता है ना कि स्टेज 1 में जो मशीन्स हैं वो अनयूटिलाइज्ड रहती हैं, अनयूटिलाइज्ड रहते हैं. सो व्हेनेवर एक अनयूटिलाइज्ड मशीन में, मशीन पूरी खाली है, एंड आप क्या कर रहे हैं ना, आपका रॉ मटेरियल को आप उस मशीन में यूज़ कर रहे हैं. सो न्यू मशीन अनयूटिलाइज्ड है. ठीक है, तो जो भी रॉ मटेरियल दे रहे हैं आप, दैट रॉ मटेरियल इज इंस्टेंटली कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स, एंड देयर इज नो वेस्टेज. ठीक है, नो वेस्टेज और वेरी लेस वेस्ट. तो आउटपुट जो है ना, आउटपुट इंक्रीज होता है. ठीक है, एंड आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपका, देखो, क्योंकि इनिशियली आपका प्रोडक्शन बहुत कम होता है. इनिशियली क्या होता है ना, मार्केट में आपको तो कोई पहचानता भी नहीं है. सो व्हेन मार्केट में यू आर नॉट फेमस, मार्केट में लोग आपको पहचानते नहीं है, दे विल गिव यू कॉन्ट्रैक्ट और ऑर्डर्स, बट नॉट वेरी फास्ट. दे विल गिव यू कॉन्ट्रैक्ट स्लोली सिंस दे डोंट नो यू. सो यू हैव योर मशीन्स आर न्यू, बट योर ऑर्डर्स आर लिमिटेड. ठीक है, सो क्योंकि आपका ऑर्डर लिमिटेड है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हाई होगा. क्यों होगा हाई? मतलब हाई होगा
क्योंकि आप कम सामान बना रहे हैं। जैसे जैसे आपका मशीन मोमेंटम पकड़ने लगता है, जैसे जैसे आपका मशीन मोमेंटम पकड़ने लगता है, जैसे जैसे आपका मशीन को आप ज़्यादा सामान बनाने देते हैं, योर वेरिएबल कॉस्ट वो घट जाता है। अब ये घट कैसे जाता है? वेरिएबल कॉस्ट तो मैंने बोला कि पर यूनिट सेम रहेगा। अच्छा, जब आप मार्केट में जाते हैं और बोलते हैं कि मेरे को आप रॉ मटेरियल्स दीजिए एक बल्क में, तो आपको डिस्काउंट मिलता है, यू गेट बल्क डिस्काउंट। एंड मोर ओवर, आप जैसे जैसे आउटपुट ज़्यादा करते हैं, आपका रॉ मटेरियल्स का जो यूसेज है वो भी बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, सो इनिशियली द कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट इज हाई। क्यों? क्योंकि आप तो काम शुरू ही कर रहे हैं। द मशीन विल कन्वर्ट योर रॉ मटेरियल इंस्टेंटली, बट देयर आर चांसेस या तो आपका नो वेस्टेज होगा या फिर हाई वेस्टेज होगा, क्योंकि हमें पता है ना कि जो नया मशीन है ना वो कभी कभी सामान को रिजेक्ट भी कर देता है। ठीक है, सो स्टेज 1 में, सपोज स्टेज 1 में वेरिएबल कॉस्ट हाई है, स्टेज 2 में क्या हो गया कि नाउ मशीन्स आर गेटिंग यूटिलाइज्ड, तो लो हो रहा है अभी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अभी मशीन क्या है, ऑप्टिमम लेवल पे काम कर रहा है। सो वॉट एवर रॉ मटेरियल्स यू आर यूटिलाइजिंग, ऑल दोज रॉ मटेरियल्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब स्टेज 3 में क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन क्यों गिर रहा है? क्योंकि मशीन के अंदर में और हालत ही नहीं है, मशीन के अंदर में और हालत ही नहीं है कि आपका ये रॉ मटेरियल को वो कन्वर्ट कर सके। तो क्या होता है ना, पूरा का पूरा वेस्ट हो जाता है। तो क्या हो गया, ये मेरा हाई है, ये मेरा लो है और ये मेरा वापस हाई है। तो इन तीनों को जोड़ दो ना, इन तीनों को जोड़ दो तो हो गया ना यू शेप, तो इसीलिए हम लोग इसे यू शेप्ड कर्व कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है ये यू शेप का होता है, दिस इज द रीजन। ठीक है, अब आ जाता है हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट हो गया आपका टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये भी आपका यू शेप होगा। क्यों यू शेप होगा? बिकॉज आपका वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है वो हमारा यू शेप का हो रहा है, दैट इज वाई एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो भी यू शेप का ही होगा। देयर इज नो चेंज इन दैट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं मार्जिनल कॉस्ट में। नाउ व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया व्हेन वी आर प्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, हाउ मच मनी डू वी नीड टू पुट इन टू प्रोड्यूस दैट एक्स्ट्रा यूनिट, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, सो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया द एक्स्ट्रा यूनिट दैट यू नीड टू प्रोड्यूस एंड फॉर दैट एक्स्ट्रा यूनिट हाउ मच एक्स्ट्रा मनी दैट यू आर पुटिंग इन। ठीक है, सो देयर इज अ फॉर्मूला टू फाइंड मार्जिनल कॉस्ट विच इज डेल्टा टी सी बाई डेल्टा क्यू। डेल्टा टी सी मतलब हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, या फिर टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1 यूनिट्स। ये भी हमारा U शेप का ही होता है। दिस कर्व इज ऑल्सो U शेप्ड, द रीजन बीइंग सेम ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के वजह से ही होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने बताया ना अभी, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन मैंने क्या बताया, ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो मैंने अभी बताया था। क्या था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन? इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन द प्रोडक्शन विल इंक्रीज एट अ इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड देन इट विल इंक्रीज एट अ डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड देन द प्रोडक्शन will become constant and later on it will be decreased. So because of the operation of this law of variable proportion, हमारा marginal cost curve जो है वो भी U shape का होगा। ठीक है, marginal cost curve भी U shape का होगा। Initially my marginal cost will be high
and then when my machines are fully utilized, my marginal cost will be low, and then when the production is falling, my marginal cost will also increase. ठीक है. So these were the different concepts of cost. अच्छा से रीड करो जो भी यहाँ पे है, एंड देन विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक. चलो ये आगे भी समझ लेते हैं हम लोग. डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व. अच्छा, एवरेज कॉस्ट का मतलब हम लोगों ने ऊपर भी देखा था. एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है टोटल कॉस्ट को जब हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, देन वी गेट एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट का मतलब हो गया एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है. या फिर टोटल कॉस्ट को जब आप क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट में भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है. मतलब आपके पास दो ऑप्शन है. आइदर आप टोटल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ये ऑप्शन आप कर सकते हैं. तो आपको टोटल कॉस्ट मिलेगा, इसको डिवाइड करना है क्वांटिटी से, यू विल गेट एवरेज कॉस्ट. या फिर आप एवरेज में ही फिक्स्ड कॉस्ट को और एवरेज में ही आप वेरिएबल कॉस्ट को अगर टोटल करते हैं, यू विल गेट एवरेज कॉस्ट. ठीक है ना. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, इट इज़ द चेंज इन टोटल कॉस्ट, इट इज़ द चेंज इन टोटल कॉस्ट बिकॉज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट. सो वन एक्स्ट्रा यूनिट को आप बनाने के लिए हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट दैट यू आर इनकरिंग, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट. सो यहाँ पे देयर इज़ अ डायग्राम गिवन मार्जिनल कॉस्ट और टोटल और एवरेज कॉस्ट का. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप्ड है, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप है, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है फ्रॉम बिलो व्हेन एवरेज कॉस्ट वाज मिनिमम. व्हेन एवरेज कॉस्ट वाज मिनिमम, एक्चुअली ये जो पूरा इंटरसेक्शन है दैट इज़ इंटायरली डिपेंडिंग ऑन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. मतलब जो डायग्राम हम लोगों ने ऊपर देखा, मैंने बनाया था दूसरे शीट में, मैंने क्या किया था कि हमारा जो आउटपुट है, अच्छा मैं यहाँ पे दो अलग अलग छोटे छोटे डायग्राम अगर बनाता हूँ, दैट विल बी ईजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड. ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, मतलब ये टोटल प्रोडक्ट है. ठीक है. इनिशियली मेरा आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ तक, एंड दैट इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर पे यहाँ तक, एंड देन कांस्टेंट, उसके बाद ये फॉल हो जा रहा है. ठीक है. दीज आर दी 3 और 4 स्टेजेस. बहुत लोग 3 बोलते हैं, बहुत लोग 4 बोलते हैं. एनीवेज, अच्छा अब मैं और एक कर्व यहाँ पे बनाता हूँ. ये है मेरा ये है मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व. ठीक है. अच्छा, इसके नीचे मैं बना रहा हूँ आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व. तो देखो ये इस तरह से बनता है. हाँ, मैंने क्या किया देखो, जब ये स्टेज 2 है, ये स्टेज 2 में पहुंचा, स्टेज 2 को क्रॉस करके जब आपका वो स्टेज 3 में इंट्रोड्यूस होता है, स्टेज 3 में जब वो इंट्रोड्यूस होता है इस पॉइंट के बाद, उस टाइम पे मेरा मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है ना वो सबसे मिनिमम होता है. ठीक है. या फिर मैं अगर
यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व बनाओ ना, मार्जिनल प्रोडक्ट का कर्व जो है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तुम लोग को अगर याद होगा, तुम लोग प्रोडक्शन वाला चैप्टर को वापस से देखो, इस चैप्टर को करते वक्त मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इट बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, व्हेन टोटल प्रोडक्ट क्रॉसेस स्टेज 2 एंड एट दैट पॉइंट माय मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज एट लीस्ट, एकदम सबसे कम होता है। जब मेरा प्रोडक्शन जो है स्टेज 3 में होता है, व्हेन द कंपनी इज प्रोड्यूसिंग एवरेज में, एट दैट टाइम माय एवरेज कॉस्ट इज एट मिनिमम, एंड दैट इज व्हाई आफ्टर क्रॉसिंग स्टेज 2 माय मार्जिनल कॉस्ट अगेन शूट्स अपवर्ड, मार्जिनल कॉस्ट मेरा वापस बढ़ना शुरू हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई इट कट्स एवरेज कॉस्ट फ्रॉम बिलो, इंटरसेक्ट करता है फ्रॉम बिलो। ठीक है, सो मैं अगर यहाँ पे एवरेज कॉस्ट कर्व को ऐसे बनाऊं, ठीक है, तो मेरा मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इस तरह से नीचे से इसको, ओ सॉरी, ये मार्जिनल कॉस्ट, इट्स अ स्टीपर कर्व। जब मार्जिनल कॉस्ट बढ़ता है तो बहुत स्टीप बढ़ता है, बहुत जल्दी बढ़ जाता है। जब वो गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है, और जब बढ़ता है तो भी बहुत फास्ट बढ़ता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज लॉन्ग रन कॉस्ट। सो इन द लॉन्ग रन, व्हाट इज लॉन्ग रन पीरियड? लॉन्ग रन का मतलब होता है विच इज़ मोर देन 1 ईयर ऑफ पीरियड। तो एनी पीरियड विच इज़ ओवर 1 ईयर और 5 ईयर और 10 ईयर, उसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रन पीरियड। एक्चुअली लॉन्ग रन पीरियड ऐसा टाइम पीरियड है वेयर देयर इज़ नो फिक्स्ड फैक्टर, नो फिक्स्ड कॉस्ट, नो वेरिएबल कॉस्ट, ऑल आर जस्ट कॉस्ट। खाली कॉस्ट होता है, मतलब ना वेरिएबल है ना फिक्स्ड है। सो व्हाट इज़ द रीज़न कि कोई फिक्स्ड या वेरिएबल नहीं है? एक्चुअली इन द लॉन्ग रन पीरियड उस टाइम पे सब कुछ वेरिएबल होता है। यू कैन चेंज वॉट एवर यू वॉन्ट टू। इफ यू वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू फैक्ट्री, यू कैन डू दैट। इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन कैपेसिटी बाई purchasing another machine, that is possible. If you want to establish another factory, you can do that. मतलब आप अगर एक नया फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आप एक नया फैक्ट्री बना सकते हैं। अगर आपको अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना है, आपका एक नया मशीन खरीद के, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो लॉन्ग रन में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, क्योंकि आप 1 साल 2 साल के बारे में नहीं सोच रहे। यू आर थिंकिंग अबाउट 10 ईयर 15 ईयर्स ऑफ टाइम पीरियड। So when 10 years 15 years of time period is in question, then everything in consideration is variable in nature. Everything is variable in nature. So अगर आप 10 साल 12 साल के बारे में बात करते हैं, तो अगर मैं, जैसे हम लोगों ने ऊपर अभी हम लोगों ने देखा कि एक एवरेज कॉस्ट कर्व कैसे दिखता है। एक एवरेज कॉस्ट कर्व इस तरह का दिखता है, ये है एवरेज कॉस्ट कर्व। लेकिन इसी तरह का एवरेज कॉस्ट कर्व अगर आप बहुत सारा बनाएं, ये एवरेज कॉस्ट कर्व है, देन ये भी एवरेज कॉस्ट कर्व है, ये ईयर 1 का है, ये ईयर 2 का है, इस तरह का एवरेज कॉस्ट कर्व 3 का है, ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व 4 का हो गया, ये एवरेज कॉस्ट कर्व आपका 5 हो गया, ये एवरेज कॉस्ट कर्व आपका 6 हो गया। इस तरह के सपोज़ अलग अलग पीरियड के, ठीक है, ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल, इस तरह से 10 साल 15 साल आप जा रहे हैं। सो व्हेन ऑल द ईयर्स आर कंसिडर्ड टुगेदर, देन you prepare your average cost curve like a big U-shaped cost curve, and that is called long run average cost curve. So सारे average cost curve को from 1 year to 15 years of time period और 10 years of time period, जो भी आपके लिए long run period है, सबको आप जोड़ दो, सबको आप average करो, तो आपको एक बड़ा सा curve मिलेगा, that is called long run average cost curve. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे नीचे में explanation में भी दिया हुआ है, there are various, in the above diagram there are various short run average cost curve which correspond various sizes of plant. अलग अलग तरह के साइज़ के प्लांट हो सकते हैं, कोई बड़ा प्लांट है, कोई छोटा प्लांट है, ठीक है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व विल बी टैंजेंट टू ईच ऑफ द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व। मतलब जब आप लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व बनाएंगे ना, तो ये सब लोग का बॉटम लाइन को छुएगा। वो ये देखो बॉटम को छू रहा है, वो बॉटम को, ठीक है,
टेंजेंट मतलब इट विल बी टचिंग द बॉटम पार्ट, ठीक है, एंड ये बॉटम को टेंजेंट करते हुए जो कर्व लंबा में बनेगा, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व. इट शोज द लीस्ट पॉसिबल एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ क्वांटिटी. लीस्ट, क्योंकि हर कॉस्ट का ये वाला पार्ट लीस्ट है. हम लोग क्या करेंगे ना, वी आर ऑलवेज इन अ प्लान टू प्रोड्यूस आवर गुड्स एट द लीस्ट पॉसिबल कॉस्ट, ठीक है, दैट इज द ऑब्जेक्टिव.